हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आपको पता होगा जैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज डिस्कस करा था, तो इस मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय। और इसके रिगार्डिंग आपको हमेशा एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, तो मेरे दो पार्ट में मैं इसको लेक्चर को लेके आया हूँ। आज पार्ट 1 पहले मैं ला रहा हूँ, दैट इज गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय पार्ट 1, और एक और लेक्चर आएगा पार्ट 2। इसके बाद जितने भी गवर्नर जनरल वॉइस रॉय से रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे वो ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। तो अगर आपने ये टॉपिक कवर नहीं किया है तो ये दो लेक्चर भी आप देख लोगे तो आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो देखते हैं गवर्नर जनरल वॉइस रॉय से रिगार्डिंग किस तरह क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने किस तरह का आएगा, देखिए जो इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं कि आपके सामने कुछ चीज़ें लिख दी जाएंगी। ओके, और इधर कुछ वॉइस रॉय या गवर्नर जनरल्स के नाम होंगे और बोला जाएगा कि इनको करेक्टली मैच करो। जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आपने पढ़ा होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके टाइम पर था, दैट इज डलहौजी के टाइम पर, रिमेंबर। ठीक है, फिर लिख दिया है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल आप सबको पता 1905, दैट इज लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डुअल गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर थी। ओके, और सोशल रिफॉर्म्स यस विलियम बेंटिक। तो इस तरह ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, मैच द फॉलोइंग। तो ए का 3 देखेंगे, ठीक है, देन बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का देख सकते हैं डुअल गवर्नमेंट 2, तो सी का 2, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 3 1 2 4। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि दिल्ली जो था, याद रखिएगा द कैपिटल, पहले ब्रिटिश कैपिटल जो थी वो कैलकाटा हुआ करती थी, उसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, ओके, वॉज ट्रांसफर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जब वो ट्रांसफर हुई उस टाइम पे देश का, इंडिया का एक तरीके से वॉइस रॉय कौन था, क्वेश्चन ये पूछा गया है। मिंटो, हार्डिंग, क्लेम्सफोर्ड या लॉर्ड रीडिंग। मैं यहाँ पर सीधे करेक्ट आंसर के मूव करूंगा, दैट इज लॉर्ड हार्डिंग, रिमेंबर। ठीक है, और ये कैपिटल आप देखेंगे 1911 के टाइम पर शिफ्ट हुई थी। ओके, दैट इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ, कैलकाटा टू दिल्ली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लॉर्ड हार्डिंग थे उस टाइम के वॉइस रॉय थे। जॉर्ज 5 और उनकी क्वीन जो है मैरी, वो इंडिया आते हैं 1911 में। उन्होंने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसको कैंसिल कर दिया था, और जो कैपिटल थी उसको याद रखिएगा वेस्ट बंगाल, दैट इज कोलकाता से ट्रांसफर कर दिया था दिल्ली में। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फिर अगेन पेयर पूछा गया है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मतलब देखा है इन 4 ऑप्शंस में 3 तो करेक्टली मैच होंगे, एक करेक्टली मैच नहीं है, वो आपको बताना है। जैसे सप्रेशन ऑफ ठग, विलियम बेंटिक, बिल्कुल सही है, ठग का सप्रेशन विलियम बेंटिक के टाइम पर ही हुआ था। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, बहुत फेमस कंट्रोवर्सी है, लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुई थी। रिंग फेंस पॉलिसी, रिंग फेंस मतलब अगर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो आप अपने नेबर को प्रोटेक्ट करिए। ठीक है, अगर आप नेबर को प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो क्या होगा, आप पे डायरेक्टली कोई दुश्मन नहीं आएगा, क्योंकि बीच में क्या रहे हैं आपके नेबर जिनको आप प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, तो डायरेक्टली आप पे अटैक नहीं होगा। इसे कहते हैं रिंग बना लेना अपने अराउंड, रिंग फेंस पॉलिसी। यस, वॉरेन हास्टिंग के टाइम पर हुई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन नहीं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट याद रखिएगा किसके टाइम पर था, दैट इज लॉर्ड लिटन के टाइम पर था, और इसको रिपील किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने। ओके, तो ये जो है डी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट है कि ऐसा कौन सा वॉइस रॉय, ओनली जूइश वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, मतलब सिर्फ एक ही वॉइस रॉय है जो जूइश था, आपको बताना कौन है वो इनमें से। तो ये थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि स्टेट सर्विसेज में आप देखेंगे स्टैटिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो भी आंसर आपको देना है। तो कर्जन है, कैनिंग है, इरविन है या लॉर्ड रीडिंग है। मैं सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगा, दैट इज लॉर्ड रीडिंग। तो याद रखना लॉर्ड रीडिंग जो था वो जूइश वॉइस रॉय था इंडिया का, याद रखना उसका टाइम पीरियड 1921 से 1926 में इंडिया का वॉइस रॉय था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, सीधा पूछा गया कौन सा गवर्नर जनरल था जिस टाइम पे सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज, याद रखिएगा किसको अलाउ किया गया था, मुस्लिम्स को दिया गया था। तो आपको पता होगा फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं उसको, उस वॉइस रॉय को उस टाइम पर। और सीधा आंसर मैं बताऊंगा, यहाँ पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, कभी भी इसकी बात हो लॉर्ड मिंटो का नाम जरूर याद आता है। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी आपने पढ़े होंगे, मिंटो उस टाइम पे वॉइस रॉय थे, और हु इज नोन एज फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ओके, ये उसने मुस्लिम्स को प्रोवाइड किया था। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। स्टेट सर्विसेज में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम्स इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये किसने कहा था। ठीक है, तो ये एक बुक थी मुसलमान करके, ये बुक लिखी थी W हंटर ने, उसी ने स्टेटमेंट दिया था। मैं बुक का नाम बता देता हूँ, दैट इज द इंडियन मुसलमान। और इसी बुक पर इसके जो याद रखिएगा बुक किसकी, W हंटर की, उसी में उसने ये स्टेटमेंट कहा था। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 7 में आते हैं, ये भी देखिए स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। इंपीरियल कैडेट कॉर्प,
ठीक है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स जो हैं वो किसने स्टैब्लिश की? अब ये तो बड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है, तो अगर आपको याद है तो मार्क करिए, नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन है मिंटो, कर्जन, लिट्टन या रिपन। तो ये ऑप्शंस दिए, इसमें से करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड देखेंगे आप 1899 से लेके 1905 है। इसने बहुत सारी एक्टिविटीज इंडिया में की है। और याद रखिएगा इंपीरियल कैडेट कॉर्प भी फॉर्म किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। डिटेल्स यहां पर आपको मिल जाएंगी उसकी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, 2 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला जो फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, बता दूं 1881 के टाइम पर भारत में वॉइस रॉय थे लॉर्ड रिपन। ओके, तो वॉज पास, ये एक्ट पास होता है, वॉज पास विथ अ व्यू टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड अलाउ द वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो पहले तो ये स्टेटमेंट बताना आपको करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल, फैक्ट्री एक्ट 1881 पास हुआ था, लॉर्ड रिपन ही थे उस टाइम पे वॉइस रॉय, बट वो याद रखिएगा एक तरीके से बच्चे फैक्ट्रीज में काम ना करें, ओके, उनकी एज बढ़ा दी गई थी और ज़्यादा हजार्डस एरिया से वर्क ना करें, उनके लिए था। ऐसा कुछ नहीं कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स का फिक्स आवर शिफ्ट कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। और एल.एम. लोखंडे वॉज पायनियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया, बिल्कुल सही है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट है 2 ओनली। एल.एम. लोखंडे याद रखिएगा लेबर मूवमेंट के लिए रोल प्ले किया था। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है, मैंने बताया वहां पर क्या हुआ था, वहां पर प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, चिल्ड्रन एम्प्लॉय नहीं हो सकते, ठीक है, उनकी एज बढ़ा दी गई थी, है ना, कि अंडर द एज ऑफ 7 बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। और वर्किंग आवर्स भी याद रखिएगा, जो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स है उनका कम कर दिया गया था। और एक तरीके से डेंजरस मशीनरी शुड बी फेंस्ड प्रॉपर्ली। तो अच्छे काम हुए हैं इस एक्ट में, बट रिमेंबर ऐसा कुछ नहीं था कि इंडस्ट्रियल वर्कर की वेजेस फिक्स की गई हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी ओनली। ओके, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तो बच्चा बता देगा, हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और दैट इज वाई ही इज नोन एज लॉर्ड रिपन। हमेशा बहुत अच्छे वॉइस ओवर रहे हैं, इनकी हमेशा तारीफ होती आई इंडिया में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th में आते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग है, लेट्स मैच इट। रॉबर्ट क्लाइव डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन। चार्ल्स मेटकैफे, याद रखिएगा मेटकाल्फे, दैट इज रिमूवल ऑफ प्रेस रेस्ट्रिक्शंस। और बेंटिक, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में आता है, उस टाइम पर वॉइसरॉय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो 2 का डी है, देख सकते हैं 2 का डी, तो ये 2 ऑप्शन बचते हैं। फिर 4 का दैट इज बी, 4 का बी दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सी डी ए बी। तो करेक्ट आंसर है सी डी ए बी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में गवर्नर जनरल्स और इवेंट्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। मतलब 3 रॉन्ग है, 1 करेक्टली मैच है। कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, देखो वॉरेन हास्टिंग के टाइम पर रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कॉर्नवालिस के टाइम पर नहीं। परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड वेल्सली, नहीं, आपको पता होगा कॉर्नवालिस के टाइम पर परमानेंट सेटलमेंट आया था, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, और लॉर्ड एलेनबर्ग, एनेक्सेशन ऑफ सिंध। अब इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट अफगान वॉर भी गलत है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर नहीं हुआ था, यस सी वाला सही है। लॉर्ड एलेनबर्ग, एनेक्सेशन ऑफ सिंध जो होता है, सिंध का एनेक्सेशन जो हुआ था वो इनके टाइम पर हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे सर बाकियों का बता दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपके सामने बस बचा हुआ लॉर्ड एलेनबर्ग, याद रखिएगा ये जो था इसका बिल्कुल सही, एनेक्सेशन ऑफ सिंध, ठीक है। तो एनेक्सेशन ऑफ सिंध टुक प्लेस इन 1843 एडी, और आप देखेंगे लॉर्ड एलेनबर्ग का टाइम पीरियड भी 1842 से 44 है, तो उन्हीं के टाइम पर सिंध को एनेक्स किया गया था, ठीक है। तो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सारे स्टेटमेंट रॉन्ग थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, किसको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? बहुत फेमस है पर्सन, ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, और कभी कभी ये पूछ जाता है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसने फॉर्म किया था, उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो था एस्टैब्लिश किया गया था एट द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन। तो ये भी याद रखना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब फॉर्म किया गया उस टाइम पर वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ओके, और कनिंघम का याद रखना, ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से ही पूछा गया नॉट करेक्टली मैच, मतलब बाकी 3 करेक्टली हैं, 1 नॉट करेक्टली है। हेक्टर मुंडो, बैटल ऑफ बक्सर, सही है। लॉर्ड हास्टिंग, एंग्लो नेपाल वॉर लिखा हुआ है। लॉर्ड वेल्सली, 4th एंग्लो मैसूर वॉर। ओके, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नॉट करेक्ट, ठीक है। 4th वाला जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि एंग्लो मराठा वॉर हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 के टाइम पर, और इस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग जो याद है, लॉर्ड हास्टिंग थे वॉइसरॉय, ठीक है। तो ये जो है रॉन्ग है, बाकी जितने भी हैं तीनों स्टेटमेंट सही हैं। डी इज रॉन्ग, मैंने आपको बताया कि लॉर्ड
कॉर्नवालिस के टाइम पर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर नहीं हुआ था, क्योंकि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जब हुआ था लॉर्ड हास्टिंग, याद रखिएगा, उस टाइम के वॉइस रहे थे। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आपको पता होना चाहिए सारे वॉर्स कब हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, डूइंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वॉज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वॉज पास। तो अगर आपको टाइम पीरियड पता हो ये एक्ट कब पास हुआ, अगर आप लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट उन्हीं के टाइम पर पास हुआ था, टाइम पीरियड था 1954 के टाइम पर ये पास किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th में आते हैं। देखिए एक ये भी वे है क्वेश्चन पूछने का, क्रोनोलॉजी आपसे पूछ लेंगे। देखिए यहाँ पर गवर्नर जनरल्स लिखे हुए हैं, जैसे लॉर्ड कर्जन है, हार्डिंग है, क्लेम्सफोर्ड है, इरविन है। पूछा है इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करो। तो देखो कर्जन पहले आएगा, फिर लॉर्ड हार्डिंग आएगा, फिर क्लेम्सफोर्ड आएगा, फिर लॉर्ड इरविन आएगा। तो 1 2 3 4 एकदम करेक्टली मैच है। अब आप टाइम पीरियड भी मैं बताता हूँ। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड देखिए 1899 है, लॉर्ड हार्डिंग 1910 है, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड 1916 है और लॉर्ड इरविन 1926 है। तो बिल्कुल 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। In my belief, Congress is too tottering to its fall, and my one of the ambition while in India is to assist it to a peaceful demise. बिल्कुल कांग्रेस के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट ये कौन दे रहा है, हु रोट इट, किसने लिखा है, दिस इज वेरी फेमस। ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। ओके, कांग्रेस पर देखिए गुस्सा कर रहे हैं वो और ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। पार्टीशन ऑफ बंगाल भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था। नेक्स्ट, कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर किया गया था औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन से। ये किसने कंपेयर किया था? दिस इज अगेन वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। याद है तो सीधे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं याद है तो कंफ्यूज हो जाओगे। करेक्ट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने ही कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस को कि इट इज ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल? ठीक है, इट ओनली रिप्रेजेंट माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल। ये सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक लोगों को ही रिप्रेजेंट करती है कांग्रेस। ये कहा था उस टाइम पर, याद है कि बहुत फेमस, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होती है उस टाइम पर जो वॉइस रॉय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन, उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था, याद रखिएगा। सो लॉर्ड डफरिन करेक्ट आंसर है। ये भी पूछा था जब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्म होती है उस टाइम पर, याद है कि वॉइस रॉय कौन था? तो करेक्ट आंसर लॉर्ड डफरिन वॉज द वॉइस रॉय एट दैट टाइम। ओके, 19th क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड यूनिवर्सिटी कमीशन। ये अपॉइंट किया था 1902 में लॉर्ड कर्जन ने। तो पूछा गया उस टाइम पर 2 इंडियन मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था, उनके नाम क्या है? अगेन इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट कि मेंबर्स के नाम याद हो, बट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और इसलिए मैं एमसीक्यू सीरीज करा रहा हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आए तो हमको याद कर लें। करेक्ट आंसर सीधे बताऊंगा, सैयद हुसैन और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है जो मेंबर्स बने थे यूनिवर्सिटी कमीशन के। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 20th क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। इन चारों में से सबसे बड़ा टेन्योर किस वॉइसरॉय का है? तो कर्जन का तो 1899 से 1905 है। ठीक है, आप देख सकते हैं 7 साल का है करीबन। ठीक है, अब बाकी की आपको अगर टेन्योर पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर लॉर्ड कर्जन है, क्योंकि बाकियों का टेन्योर आप यहाँ पर देख सकते हैं। लॉर्ड कर्जन का 7 ईयर्स आपको दिख रहा होगा, डफरिन का 4 ईयर्स है, लॉर्ड हार्डिंग का 6 ईयर्स आ रहा है और लॉर्ड मेयो का जो है वो 3 ईयर्स आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड आ रहा है अमंग दीज वॉइसरॉय, दैट इज लॉर्ड कर्जन 7 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। फॉरवर्ड पॉलिसी फेमस किया था। फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब अफगानिस्तान को अटैक करना है, कैप्चर करना है, ये किस गवर्नर जनरल की रणनीति थी? ओके, दैट वाज लॉर्ड लिट्टन, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, लिट्टन की पॉलिसी थी। ओके, और जो पहले पॉलिसी चल रही थी कि हम इंटरफेयर नहीं करते हैं अफगानिस्तान में, ठीक है, दैट इज मास्टरी इन एक्टिविटी पॉलिसी, इसको चेंज करके लिट्टन ने कौन सी पॉलिसी ला दी थी? दैट इज फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट 22, वॉइस ऑफ इंडिया वॉज मर्डर्ड। ऐसा कौन सा वॉइस है जिसका मर्डर हो गया था बाय अ कन्विक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में? जो कन्विक्ट था उसने मर्डर कर दिया था, उनका नाम क्या? बहुत फेमस वॉइस रॉय हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। आई हैव टू गो टू सीधे करेक्ट आंसर पे मैं जाऊंगा, दैट इज लॉर्ड मेयो। याद रखिएगा, इनका अंडमान निकोबार में मर्डर हो गया था और इन्हीं के टाइम पर देश का पहला सेंसस भी इन्हीं के टाइम पर आया था, दैट इज लॉर्ड मेयो के टाइम पर। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, 1872 में फर्स्ट सेंसस वॉज पास एट द टाइम ऑफ लॉर्ड मेयो और इन्हीं की डेथ, याद रखिएगा, एक कन्विक्ट अंडमान निकोबार में करता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच नहीं है, इनकरेक्टली मैच है। देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी, एनेक्सेशन ऑफ अवध, ठीक है। लॉर्ड डफरिन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल सही है। विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट, पासिंग ऑफ चार्टर एक्ट 1833, बिल्कुल सही है। लॉर्ड लिट्टन, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होगा आपको कि क्या सही है। तो देखिए ए जो है बिल्कुल सही है, डलहौजी के टाइम पर अवध को एनेक्स किया गया था।
डी रॉन्ग है, क्योंकि लिटन के टाइम पर फर्स्ट अफगान वॉर नहीं सेकेंड अफगान वॉर होता है, फर्स्ट नहीं हुआ था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो रॉन्गली मैच था वो ऑप्शन नंबर डी था, क्योंकि लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर, याद रखिए लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर फर्स्ट एंग्लो वॉर होता है, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर ये हुआ था लिटन के टाइम पर, ना कि फर्स्ट। ओके, तो यहीं से देखिए कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? चलिए करेक्टली मतलब 3 इनकरेक्टली हैं, देख लेते हैं एक एक करके। लॉर्ड एलेनबर्ग, एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुआ था, तो ये तो देखो रॉन्ग हो गया। एनेक्सेशन ऑफ सिंध, ये हुआ डलहौजी नहीं, ये हुआ था एलेनबर्ग के टाइम पर, देखिए पूरा इंटरचेंज कर दिया इसको, दोनों गलत हो गए। लॉर्ड वेल्सली, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ओके, और सर जॉन शोर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तो ये गलत है। एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पर हुआ था, याद रखिएगा। तो डी गलत हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वेल्सली के टाइम पर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं सारे यहाँ पर मैच्ड हैं, और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुआ था। ओके, चलिए 25th तो लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन किस तरह आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं आपको कोई डिटेल पढ़ते रहना है, आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हो। तो नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25th में, ठीक है, देख लेते हैं। तो मतलब 3 करेक्ट होंगे इसमें। कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम सही है, वेल्सली के टाइम पर सब्सिडरी अलायंस ये भी सही है, सर जॉन शोर एंग्लो नेपाल वॉर, ओके, लॉर्ड हास्टिंग थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ये तो सही है। सर जॉन शोर इनके टाइम पर क्या एंग्लो नेपाल वॉर हुआ है? नहीं, याद रखिएगा। एंग्लो नेपाल वॉर अगर मैं बताऊंगा तो याद रखिएगा लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पर हुआ है, क्योंकि एंग्लो नेपाल वॉर आप देखेंगे 1814 के टाइम पर होता है, और इस टाइम पर वॉइसरॉय लॉर्ड हास्टिंग थे, ना कि सर जॉन शोर। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो आपको याद रखना है सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रॉन्गली मैच्ड है। ओके, तो यहां पर जो 25 क्वेश्चन थे वॉइसरॉय गवर्नर जनरल के, वो होते हैं कंप्लीट। मैं फिर से बता दूं, ये जो सीरीज है 2 पार्ट में है। ओके, इसके बाद सारे गवर्नर जनरल वॉइसरॉय के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट आपको देखना है क्वेश्चन किस तरह फ्रेम हो रहे हैं। आपने आई होप ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, मेरे से लेक्चर्स लिए होंगे। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, एमसीक्यू सीरीज जहाँ पर मैं सारी प्रैक्टिस आपको टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट की करा रहा हूँ, ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, तो आप यहाँ पर अगर कुछ चैनल को कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो कि वॉलंटरली अगर आप चाहते हैं तो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आप कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 1 रुपये से लेके कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको हेल्प हो रही है इन लेक्चर से। तो अगर आप हमारे नोट्स बाय करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड रिटन नोट्स हैं, इसका लिंक जो है वो याद रखिए, इस नोट्स आपको बाय करने हैं, इसका सैंपल देखना है हैंड रिटन नोट्स का, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत व्हाट्सएप करो, वहाँ पर जाकर मैं आपको सारे नोट्स के सैंपल भेज दूंगा, आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन नाम है, वहाँ मेरे सारी क्लासेस जो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। एप्लीकेशन नाम देवाशीष क्लासेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन में मेरे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे हर सब्जेक्ट के। तो एक बार ऐप को जरूर विजिट करो। ओके, कोई डाउट करिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। ऐसी एमसीक्यू सीरीज में लाता रहूँगा, याद रखिए एक टाइम पर सारे टॉपिक्स हम कवर कर देंगे, और आपके एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। याद रखिएगा मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ओके, आप पढ़ के आएंगे तो ही आपको क्वेश्चन बनेंगे, और नहीं बन रहे हैं तो एक बार मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्स मेरा देख लो आप जाकर एप्लीकेशन में, तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। कोई डाउट करिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें, अलग अलग ग्रुप्स में ज़रूर डालें, जिससे कि ये वीडियोस के व्यूज़ बढ़े और लोग देख सकें कि अगर आप टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ाएंगे तो दैट इज़ मोर यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, कोई डाउट करिए वो भी आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।